नमस्कार। लोहिया महाविद्यालय चूरू के बीकॉम पार्ट फर्स्ट के सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस पहले ई लेक्चर के अंतर्गत आपके एनजीएस विश्वविद्यालय के सिलेबस के अनुसार जो पहला टॉपिक है वो हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग इन इंडिया सिंस कौटिल्य है। इस टॉपिक में आपको भारत में कौटिल्य से लेकर लेखांकन के इतिहास और विकास के बारे में जानना है। वैसे आप पीछे की कक्षाओं में अकाउंटिंग के बारे में कुछ पढ़ के आए हैं। बुक कीपिंग, लेखांकन ये क्या होते हैं, इनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ था, ये भी आप पढ़ कर के आए हैं। आपने लुकास पेसियोली, एडवर्ड जोन्स के बारे में आपने पढ़ा होगा कि लेखांकन के जन्मदाता कहे जाते हैं। दोहरा लेखा विधि के विशेष तौर से जन्मदाता, लेखांकन के नहीं, दोहरा लेखा विधि के जन्मदाता माने जाते हैं। और उसके बाद में आगे जो है विश्व स्तर पर इसको मान्यता मिली और लेखांकन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। लेकिन जब हम लेखांकन के इतिहास और हिस्ट्री के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो हमें एक बात ये समझने की ज़रूरत है कि वैसे तो जब से कभी मुद्रा का या आविष्कार हुआ, हम ये कह सकते हैं कि उसी दिन लेखांकन की आवश्यकता महसूस होने लगी। लेखांकन का यहाँ मतलब अगर अपन कोई गणितीय कार्य भी कर रहे हैं तो ये भी एक लिखने का काम है। याददाश्त के लिए कहीं लिखते हैं तो ये भी लेखांकन का काम है। तो ये जो काम है इसके बारे में अपन ये कह सकते हैं कि क्योंकि आपको केवल भारत के संदर्भ में अपने को पढ़ना है तो हमारे को अगर लिखित रूप में अगर कोई जानकारी मिलती है तो वो जानकारी हमें ये सोचना है कि हम कहाँ से, तो इसीलिए इसमें कौटिल्य से आपको कहा गया है कि आपको कौटिल्य से कैसे शुरुआत हुई लेखांकन की ये पढ़ना होता है। लेकिन अपन ये जानते हैं कि ये बहुत प्राचीन काल से भारत में ये कार्य चलता रहा है। और जब ये कहा जाता है कि जब पश्चिमी राष्ट्र जो हैं वो बहुत अविकसित अवस्था में थे तब भी भारत में जो व्यापार और वाणिज्य था वो अपनी चरम सीमा पर था। और जब बात व्यापार की, वाणिज्य की या धन की आती है, मनी की आती है, अर्थव्यवस्था की आती है तो वहाँ पर गणना और हिसाब किताब एक अनिवार्य बात बन जाती है। और जहाँ पर गणना और हिसाब किताब की बात आती है तो फिर तो लेखांकन ज़रूरी हो जाता है। और दूसरी बात, जब हम विश्व के संदर्भ में देखते हैं तो जब लुकास पेसियोली ने 1494 ईस्वी में दोहरा लेखा विधि सिद्धांत प्रतिपादन किया। लेकिन प्रिय छात्रों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो चीज़ दोहरा लेखा विधि 1494 ईस्वी में लुकास पेसियोली ने दी और जिसको विश्व स्तर पर मान्यता मिली, वो दोहरा लेखा विधि सिद्धांत तो अपने महाजनी बाह्य खाता पद्धति में कई सदियों से चलता रहा था। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भारत में जो लेखा शास्त्र है वो जब से व्यापार और वाणिज्य चलता रहा, जब से अर्थशास्त्र का जन्म हुआ, लेखा शास्त्र का भी जन्म हो गया था। तो कहने का अभिप्राय ये है कि अर्थशास्त्र सीधा लेखा शास्त्र से जुड़ा हुआ है। अर्थशास्त्र और लेखा शास्त्र साथ साथ चलते हैं। अर्थशास्त्र का मतलब व्यापार, वाणिज्य, मनी, पैसा, धन, ये अर्थशास्त्र है। तो इसीलिए इसको नाम कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमने शुरुआत की है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य आपने नाम सुना होगा, ये ईसा से 200 से 300 वर्ष के बीच में भारत में चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। अपन जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो भारत के बहुत बड़े और महत्वपूर्ण सम्राट हुए हैं, उनके शासनकाल में ही चाणक्य कहते हैं उसको, कौटिल्य भी कहते हैं, उसका नाम जो था विष्णुगुप्त भी था। वो एक उस चंद्रगुप्त मौर्य का एक बहुत
बड़ा इसका जो है वो एक मंत्री था जो महत्वपूर्ण और बुद्धिमान मंत्री था, जिसकी जो नीतियाँ थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने लागू की और एक बहुत बड़ा नाम कमाया था। तो उस चाणक्य ने एक किताब लिखी थी अर्थशास्त्र, और उस अर्थशास्त्र में उसने राजकोष की समुचित लेखांकन पर जोर दिया था। क्योंकि उस टाइम राजकोष का मतलब क्या होता है कि जब टैक्स रेवेन्यू लगान के रूप में पैसा वसूल किया जाता है, उसको राजकोष कहते हैं। उस राजकोष को खर्च करने की भी पॉलिसीज नीति होती है, जो आज भी हैं। टैक्स की रेवेन्यू के रूप में वसूल करती है सरकार और फिर उसको कल्याणकारी योजनाओं में उसको खर्च करती है। तो ये व्यवस्था पहले भी थी कि टैक्स रेवेन्यू वगैरह लेते थे ना, तो उस टाइम जैसी व्यवस्था थी उसके हिसाब से राजकोष में जो धन होता था, उस धन का हिसाब किताब रखने के लिए, उस राजकोष का हिसाब करने किताब रखने के लिए और लेखांकन पर जोर दिया था उसने। और इस आय व्यय, उत्पादन, अनाज के गोदामों के बारे में, भेंट, लोगों को वेतन और टैक्स की छूट के बारे में उसने पूर्ण लेखे रखने के लिए एक केंद्रीय लेखा कार्यालय का वर्णन किया है। केंद्रीय लेखा कार्यालय का वर्णन किया है उस अर्थशास्त्र वाली किताब के अंदर। उसने एक बुक लिखी है अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र के अंदर राजकोष की बहुत सी व्यवस्थाओं के बारे में उसने जानकारी दी थी। और उन जानकारियों के साथ उसने कहा कि राजकोष को की जो है उसका हिसाब किताब रखने के लिए, यानी आय व्यय, उसकी व्यापार, भेंट, वेतन, लोगों को टैक्स में छूट के बारे में उसने एक कार्यालय खोला, लेखा कार्यालय का नाम दिया था। और इस कार्यालय को उसने एक्सपटल कहा था। तो उस कार्यालय में ये सब हिसाब किताब रखा जाता था और उसमें एक व्यवस्था थी। और यदि कोई गड़बड़ करता था यानी राजकोष में, तो ऐसे गड़बड़ करने वाले, गबन करने वाले जो लेखाकर्मी होते थे, उनको दंड दिए जाने की व्यवस्था भी होती थी। तो हम ये कह सकते हैं कि एक हमें जो प्रमाण हमारे भारत के बारे में मिलता है, वो कौटिल्य की अर्थशास्त्र जो किताब है उसके अंदर ही इस लेखा कार्यालय, केंद्रीय लेखा कार्यालय की जानकारी, यानी हम कह सकते हैं कि हिसाब किताब रखना और अकाउंट्स को मेंटेन करने का कार्य कौटिल्य से शुरू हुआ। जो ऑथेंटिक हो चुका था, पहले भी मुद्राएं थी, विनिमय एक्सचेंज, मनी के रूप में मनी से एक्सचेंज, उसके बाद में बार्टर एक्सचेंज होता था, वस्तु के बदले वस्तु विनिमय, तब भी हिसाब किताब की कोई न कोई व्यवस्था होती थी। लेकिन जो लिखित रूप में, प्रामाणिक रूप से जो जानकारी आती है वो कौटिल्य से शुरू होती है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं इसकी हिस्ट्री के अंदर, तो ये कॉरपोरेट या निगम क्षेत्र आता है, और फिर उसमें अकाउंटिंग की जो है वो कैसे होता है। बीच का पीरियड था, उसमें अपन ज़्यादा अपने को हाईलाइट नहीं करना, क्योंकि वो जो कौटिल्य से शुरू हुआ उसके बाद में बहुत से जो भी राजा आए या और उन्होंने सब में वो व्यवस्थाएं चलती रही, सभी में वो लेखांकन की व्यवस्थाएं, उनके हिसाब किताब रखने की व्यवस्थाएं चलती रही। उसके बाद में जैसे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में जो बाजार व्यवस्थाएं थी, उनमें भी ये सब चीज़ें चली। तो ये सारी सिस्टम आगे चलते रहे। लेकिन जो अपन कह सकते हैं कि एक ड्रास्टिक जो चेंज आया अकाउंटिंग फील्ड में, वो आता है कंपनी या कॉरपोरेट सेक्टर के गठन के साथ। भारत जो था उसके अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब यहाँ कार्यालय खोला था, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी तो अपन जैसे नाम लेते हैं कि वो उस टाइम जहांगीर की शासनकाल में ही सब लगभग ये मान लीजिए कि मतलब 16वीं शताब्दी में ही वो आ गई होगी। लेकिन उसके बाद में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद धीरे धीरे करके, और 16वीं शताब्दी में अपन जानते हैं कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति भी थी, और औद्योगिक क्रांति के साथ ही जब औद्योगिक क्रांति जब हुई, तो उस औद्योगिक क्रांति के कारण से जो था वो इंडस्ट्रीज के जो अकाउंट्स थे उनको मेंटेन करने के लिए, और ये जो स्थितियां थी वो उनको कंट्रोल करने के लिए और नए नए कानून नियम लागू किए गए थे। तो ऐसा ही भारत के अंदर भी ईस्ट इंडिया कंपनी आने के साथ ही भारत में भी उस औद्योगिक क्रांति का प्रभाव हुआ है। यहाँ पर इंडस्ट्रीज बनी, कुछ कंपनियां बनी, तो उनके लेखा व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए, कंपनियों के भी लेखे तैयार करने के लिए, और चूंकि दोहरा लेखा विधि तो आ ही चुकी थी,
1494 में जैसे बताया लुकास पेसियोली के साथ ही दोहरा लेखा विधि का जन्म हो चुका था, तो उसके आधार पर लेखे तैयार किए जाने लगे और 1913 में भारतीय कंपनी अधिनियम बना। और इस कंपनी अधिनियम में क्या था कि और सब चीज़ें तो थी अकाउंट्स कैसे बनाने हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ये हुआ कि एक ऑडिटर की नियुक्ति अनिवार्य कर दी गई। यानी एक स्वतंत्र व्यक्ति उन लेखों की जांच करेगा कि कहीं लेखों में गड़बड़ तो नहीं की गई है। क्योंकि कंपनी क्या होती है कि कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं वो जैसे देश विदेश में फैले होते हैं, वो मिलकर के एक कंपनी बनाते हैं। फिर वो कंपनी में एक एक व्यक्ति तो उसके लेखों के अंदर की गड़बड़ी की जांच कर नहीं सकता, तो वो फिर क्या करते हैं कि एक स्वतंत्र व्यक्ति की नियुक्ति होती है, वो उसको जांच करके सर्टिफिकेट देता है कि लेखों में कोई गड़बड़ी नहीं की गई। तो ऐसे अंकेक्षक की जो नियुक्ति का प्रावधान 1913 में सबसे पहले किया गया। तो ये जो प्रावधान करने के बाद में जो इस 1930 की एक तो अंकेक्षक की नियुक्ति का हुआ, और दूसरे ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की नियुक्ति यानी एक ऐसे योग्य लेखापालों की नियुक्ति जो थी वो भी शुरू हो गई, कि नियुक्ति का कार्य भी इस अधिनियम के बाद में हुआ। क्योंकि इस अधिनियम में दो महत्वपूर्ण, जैसे मैंने बताया आपको कि भाई ऑडिटर्स की जरूरत पड़ी है कि लेखा, अब ऑडिटर्स के लिए योग्य जो अंकेक्षक थे उनकी कोई योग्यताएं भी निर्धारित की गई, और एक उनको लेखापाल अपन कहते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं जिनको अकाउंटेंट्स कहते हैं, तो ऐसे योग्य लेखापाल हैं उनकी नियुक्ति का प्रावधान भी जो था वो इसके अंतर्गत किया गया। क्योंकि जो योग्य लेखापाल थे उनको दोहरा लेखा विधि की मुख्य जानकारी भी थी, तो वो दोहरा लेखा विधि के अनुसार खाते तैयार करने में मदद करते थे और साथ ही जांच करने में भी वो सहायक होते थे। तो ये कार्य जो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया कॉर्पोरेट सेक्टर में 1930 में कंपनी अधिनियम के साथ भारत में। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण वर्ष आता 1949। आज़ादी के बाद यानी 1949 में भारत में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की स्थापना की। चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना 1949 में एक विशेष अधिनियम के द्वारा की गई थी। ठीक है, इस संस्थान का निर्माण किया गया भारत सरकार के द्वारा, और इस जो अधिनियम के द्वारा जो संस्थान की स्थापना की गई, इस संस्थान ने पहली बार योग्य लेखापालों की जो उनको तैयार करने के लिए लेखांकन सिद्धांत और प्रक्रियाओं का विकास करने का महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट बनी, उसने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की योग्यताओं का निर्धारण किया कि कौन व्यक्ति चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा। उसके लिए एक पर्टिकुलर कोर्स बनाए गए, उस कोर्स को जो क्लियर करेगा वही एक योग्य लेखापाल होगा, और ऐसे योग्य लेखापाल होंगे वो लेखांकन के अंतर्गत नए स्टैंडर्ड्स स्थापित करेंगे, और लेखांकन के जो सिद्धांत हैं, जो अवधारणाएं हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, उनके एक्सपर्ट्स होंगे, तो लेखांकन का कार्य और अधिक पारदर्शी बनेगा। तो ऐसी जिम्मेवारी पूर्ण एक ऐसे पदों की स्थापना की गई, तो जिससे कि लेखांकन है वो अपने एक नए न्यू डायमेंशन, जिसको नए आयाम कह सकते हैं, वो इसके अंदर आ सकें। इस कार्य के लिए एक तरह से वैधानिक दृष्टि से एक स्थापित संस्थान ने और ऐसे व्यक्तियों की योग्यताएं, उनके अधिकार, उनके कर्तव्य निर्धारित किए, और ऐसे अकाउंटेंट्स की नियुक्ति का कार्य भारतीय चार्टर्ड अकाउंट संस्थान ने किया। तो ये एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ 1949 में। उसके बाद में 1959 आता है। ऐसे ही विशेष अधिनियम के द्वारा एक और संस्थान की स्थापना की गई, जिस संस्थान का नाम इंडियन कोस्ट वर्क्स अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट था, ICWA। इस संस्थान का देखिए मुख्य कार्य क्या था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान का मुख्य कार्य था कि वो संस्थान के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते थे, वो जैसे फाइनल अकाउंट्स हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, जिसको अपन अंतिम खाते भी कहते हैं, ये फाइनेंशियल जो अकाउंटेंट्स जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनको तैयार करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी कि भाई अपने अकाउंटेंसी के सिद्धांत, नियम, लेखांकन के जो सिद्धांत, नियम, परंपराएं जो हैं, अवधारणाएं, उनका सही तरीके से पालन करते हुए उसने बनाया है कि नहीं बनाया। जो कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट होते थे, वो जो इंस्टीट्यूट थी, वो जो कॉस्ट वर्क्स अकाउंटेंट बनाते थे। ये कॉस्ट वर्क्स अकाउंटेंट क्या होते थे, क्योंकि अपन जानते हैं जब कोई कंपनी, पर्टिकुलरली एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है,
तो उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर कॉस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जब कोई कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है तो वो कॉस्ट का एक बहुत बड़ा फैक्टर उसके अंदर होता है। तो ये जो कॉस्ट वर्क्स अकाउंटेंट होते थे, ये उस प्रोडक्ट की न केवल कॉस्टिंग में मदद करते थे, बल्कि कुछ ऐसी कंपनियां होती थी जो कि कॉस्ट के जो अकाउंट्स होते थे उनके अंदर मैनिपुलेशन करते थे, यानी उसमें कोई गड़बड़ का काम करते थे। तो उनके अंदर ये अनिवार्य कर दिया गया था कि जब तक वो कॉस्ट वर्क्स अकाउंटेंट उसको नहीं कर देता, उसकी जांच नहीं कर लेता, तब तक वो खाते जो थे वो वेरीफाई नहीं होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया कि भाई ऐसे कोई लेखों में गड़बड़ भी नहीं कर सके। दूसरा, इसके अलावा एक महत्वपूर्ण कार्य था कि जो मैनेजर्स होते हैं, जिसको अपन मैनेजमेंट अकाउंटेंट कहते हैं, जो कि मैनेजर्स को क्या करते हैं, एक सलाह देने का काम भी करते हैं। मैनेजर्स को किस बारे में सलाह देने का काम करते हैं कि आपको अपने कॉस्टिंग को रिड्यूस करने के लिए कौन सी पॉलिसीज अपनानी चाहिए, इसके अलावा मार्केटिंग की कौन सी स्ट्रेटेजीज अपनानी चाहिए। तो जो मैनेजर्स को जो सलाह देने का काम जो अकाउंटेंट्स अपनी जो जितने भी अकाउंट्स हैं उनके आधार पर उस एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं और फिर वो अपने टॉप मैनेजमेंट को गाइड करने का काम करते थे। एक बहुत बड़ा रोल उनका किसी भी कंपनी के फ्यूचर के लिए होता था। तो उस कार्य को अंजाम देने के लिए जो था वो कंपनी में इसकी आवश्यकता महसूस हुई और इसलिए ये एक इंस्टीट्यूट अलग से बनाई गई जो कि विशेष तौर से कॉस्ट और मैनेजमेंट, इन दो से इसका विशेष तौर से संबंध था। इसको पहले इसका नाम जैसे इंडियन कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट था, तो अब इसका नाम था इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट यानी ICMAI इसका नाम। नोमेनक्लेचर चेंज कर दिया गया है, इसका थोड़ा सा इतना सा परिवर्तन है, लेकिन आपको ये समझना होता है कि इसका सीधा संबंध कॉस्ट से और मैनेजमेंट से है। इसके बाद में हम आगे आते हैं। नेक्स्ट 1959 के बाद की महत्वपूर्ण घटना जो होती है वो लेखांकन के बारे में आती है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की आती है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जब बात आती है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जिसको हम लेखा मानक मंडल कहते हैं, उसके गठन की आती है। तो ये 21 अप्रैल 1977 को लेखा मानक मंडल की स्थापना की गई थी। और ये जो स्थापना थी वो किसने की थी, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ने स्थापना की थी लेखा मानक मंडल की। ये लेखा मानक मंडल जो है उसका जो महत्वपूर्ण कार्य था वो ये था कि जितनी भी जो अकाउंटिंग कंसेप्ट है, प्रिंसिपल्स हैं, पोस्टुलेट्स हैं, जिनको अपन लेखांकन की अवधारणाएं, परंपराएं, सिद्धांत वगैरह कहते हैं, उन सिद्धांतों का प्रॉपर उचित रूप से पालन होता है कि नहीं होता, इसलिए उनका पालन हो, उचित तरीके से उनका पालन किया जाए। कि सिद्धांत तो जैसे मान लीजिए आगे 8 हैं, 10 हैं, 4 ये जैसे परंपराएं हैं, ये सिद्धांत और परंपराएं चलती आ रही हैं जिनके आधार पर अपनी अकाउंटेंसी डेवलप होती है। उन मान्यताओं का पालन करते हुए लेखे रिकॉर्ड किए जाते हैं, लिखे जाते हैं। उन सभी लेखों को लिखने का जो तरीका है उसके लिए उन्होंने कुछ दिशा निर्देश, कुछ गाइडलाइंस, कुछ आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। उनका नाम ही लेखांकन प्रमाण है। विश्व स्तर पर भी ये लेखा मानक मंडल बने। विश्व स्तर पर जो लेखा मानक समिति बनी थी उसका भारत भी एक सदस्य था। क्योंकि जो विश्व स्तर पर लेखांकन के पारदर्शिता लाने के लिए और अच्छे उसको सही तरीके से सबके लिए उपयोगी बने ये लेखे अकाउंट्स, उनमें सब में एकरूपता रहे, इसके लिए जो अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक समिति का स्थापना की गई थी, उसने जो गाइडलाइन जारी किए, जो प्रमाण निर्धारित किए, भारत ने भी अपनी परिस्थितियों के अनुसार उनको ध्यान में रखते हुए, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मानक थे उनको ध्यान में रखते हुए भारत ने भी अपने यहाँ पर इस तरीके का एक बोर्ड बनाया। और उस बोर्ड का यही मुख्य कार्य था कि वो अलग अलग क्षेत्रों में लेखांकन के कि कौन सी मद के संबंध में क्या लेखा करना। जैसे मान लो स्टॉक का मूल्यांकन की बात हुई, स्टॉक का मूल्यांकन कोई व्यक्ति लागत पर करता है, कोई बाजार मूल्य पर करता है।
तो उसने एक बनाया एक कि भाई आपको ये काम करना है। मूल्यह्रास की नीति के बारे में होता है, कोई स्थायी किस्त पद्धति से करता है, कोई WDV मेथड से करता है। तो उसने एक गाइडेंस दिया कि भाई आपको ये ऐसे करना है। तो ऐसे करके उसने कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिनके अंदर कोई मान लीजिए मतभेद होते हैं, तो वो एक गाइडलाइन जारी करता था, आपको ऐसे करना है, तो उसी के पालन करते हुए लिखे जाते हैं, तो वो सब में एक रूपता रहती है। तो ये कार्य करने के लिए हमारे यहाँ पर भी ये ऐसे मानकों की स्थापना की गई। ये मानक का मतलब आप नहीं बनाइए, ये समझिए कि वो लेखांकन सिद्धांत और अवधारणाएं हैं, केवल उनको कैसे लागू किया जाए इसके बारे में उन्होंने स्टैंडर्ड निर्धारित किया, और उन प्रमापों को प्रत्येक लेखापाल जो होता है ध्यान में रखते हुए ही लेके रखता है। और एक अंकेक्षक जब ऐसे लेखों की जब ऑडिट करता है, उनका अंकेक्षण करता है, तो वो भी इस बात को ध्यान में रखता है कि आपने उन स्टैंडर्ड्स का पालन किया या नहीं किया। तो ये महत्वपूर्ण एक तरह से अपने कह सकते हैं कि पैरामीटर्स हैं जो उन्होंने फिक्स किए हैं, वो एक गाइडिंग फोर्स का काम करते हैं, जिसके आधार पर एक ढांचा खड़ा होता है। तो वो एक स्टैंडर्ड हैं, वो सर्वमान्य ऐसे हैं जो कि वर्ल्ड वाइड जिनको मान्यता मिली हुई है, जिससे लेखा में एक रूपता आती है और सबके लिए उपयोगी होते हैं। तो भारत में भी ये कार्य किया गया था। तो ये वास्तव में उसमें से क्या है कि एक्चुअल में तो इस संस्था ने कुल मिलाकर के भारत में 32 लेखा मानक उन्होंने जारी किए, लेकिन अधिसूचित जो मानकों की संख्या 29 थी, और उसमें से भी 2 उन्होंने वापस ले लिए, और उसके बाद अभी वर्तमान में वर्किंग में 27 लेखा मानक यानी स्टैंडर्ड्स भारत में प्रचलित हैं। अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे मैंने आपको बताया, स्टॉक के बारे में दे दिया, मूल्यह्रास के बारे में दे दिया, हानियों को अपलिखित करने के बारे में दे दिया, या और भी ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जिसके अंदर कोई कहीं कोई डाउट हो, संदेह हो, तो उसके बारे में उन्होंने अलग अलग मामलों में अपने गाइडलाइंस जारी की। तो उनको लेखा मानक कहते हैं। तो बहुत एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुआ लेखांकन के विकास के बारे में, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हिस्ट्री के साथ उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, और लास्ट में अपन देखते हैं कि लेखांकन और कंप्यूटर, जब से दुनिया में आया, भारत में भी इसका प्रचलन हुआ, उसके बाद में तो ये मानव कि लेखांकन के इतिहास में क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया। पहले बड़े बड़े लेख बहियाँ रखी जाती थी, उसमें मैनुअली लिखा जाता था, साल के अंत में कम से कम उसके हिसाब किताब का फाइनल तैयार होता। आज टेली अकाउंटिंग जैसे सॉफ्टवेयर आने के बाद कंप्यूटर के ऊपर चाहे प्रतिदिन की अंतिम खाते तैयार करवा, एक बटन के साथ ही सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। पहले क्या होता था, पहले जैसे मान लीजिए एक ट्रांजैक्शन हुआ, जैसे सेल हुई तो सबसे पहले जैसे एलिमेंट्री बुक्स में उसको लिखा जाता था, कैश सेल जैसे कैश बुक में लिख दिया, या जर्नल में एंट्री कर दी, या उसको अगर उधार किया तो उधार की किसी किताब में सेल्स बुक वगैरह में लिख दिया, और उसके बाद में उसकी लेज़र में उसकी एंट्री करते थे, तो एक लेज़र बनी हुई थी। फिर लेज़र से ट्रायल बैलेंस हाथ से तैयार किया जाता था, ट्रायल बैलेंस तैयार करने के बाद में फिर उसके फाइनल अकाउंट्स हाथ से तैयार किए जाते थे। कितनी प्रोसेस होती थी, सारी साल उसके अंत में सब चीज़ें ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट तैयार किए जाते थे, लेकिन डेली के हाथ से कितने थे। आज स्थिति ये होती है कि अगर ये एक ट्रांजैक्शन को जो ही फीड किया, उसकी जो सारी प्रोसेस यानी एलिमेंट्री बुक्स में भी एंट्री, उसके बाद में उसकी लेज़र बनना, उसके बाद में ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट तक, चाहे आप डेली बनाओ, डेली की फाइनल अकाउंट तैयार हो, तो ये स्थिति उसमें मतलब एक क्रांतिकारी परिवर्तन जो है वो कंप्यूटर के कारण से आज आ गया लेखांकन के क्षेत्र में। दूसरी आप देखिए, इंटरनेट का प्रचलन होने के बाद में, यानी ये कंप्यूटर एंड इंटरनेट, इन दोनों ने इतनी ज़्यादा चीज़ों को सुगम बना दिया है। आज पहले जब ऑडिट करने के लिए पार्टी जाती थी तो एक एक डॉक्यूमेंट को चेक करते, और जितने भी वाउचर्स होते थे उनको मैन्युअली। आज इतनी बड़ी ऑडिट की आवश्यकता नहीं है, आज वो क्या चेक करते हैं, सीधे उस कंपनी के कॉर्पोरेट के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक करते हैं। जब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक करने का अभिप्राय ये होता है कि यदि कोई चीज़ कंप्यूटराइज्ड है तो ट्रांसपेरेंट रहेगी, वो सिस्टम को आप हाथ से मैनिपुलेट नहीं कर पाओगे।
वो कंप्यूटराइज्ड है, तो कंप्यूटर से वो सब चीज़ें जो हैं, वो कोई चीज़ ट्रांजैक्शन होगा तो वो एकदम से उसकी सटीक जानकारी मिलेगी। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी बात है, वो ये है कि जब से इंटरनेट आया है, जब से टेक्नोलॉजी का उसमें एंट्रेंस हुआ है, कि खातों में गड़बड़ी की संभावना बहुत कम रह गई है, यानी उसमें ट्रांसपेरेंसी रहती है, और इस कारण से बहुत आसान नहीं रह गया है कि भाई वो जो खाते हैं। इसके अलावा ऐसी बॉडीज़ जो बन गई जो सीधे इंटरनेट से कंट्रोल करती हैं, जैसे सेबी जैसी संस्थाएं हैं, उनकी बहुत सी गाइडलाइंस आने के बाद में लेखांकन में गड़बड़ी की संभावनाएं न के बराबर हो गई। लेखांकन में गड़बड़ी की संभावनाएं बहुत कम हो गई हैं ऐसी टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर आने के बाद में। एनुअल रिपोर्ट्स तैयार करने में बहुत समय लगता था, हाथ से तैयार करते थे। किसी भी कंपनी के फाइनल अकाउंट्स तैयार होते थे, इसको वार्षिक रिपोर्ट होती थी। वार्षिक रिपोर्ट को जब मीटिंगों में रखा जाता था, फिर उसके वार्षिक रिपोर्ट की ऑडिट रिपोर्ट होने के बाद वो मीटिंग में रखा जाता था, फिर उसको अप्रूव किया जाता। तो उन वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने में बहुत समय लगता था। आज जब ये सब चीज़ें कंप्यूटर से तैयार की जाती हैं, तो बहुत कम समय में ही बड़े बड़े ट्रांजेक्शन्स होते हैं, लाखों की संख्या में ट्रांजैक्शन हो जाते हैं। उन सबको शामिल करते हुए और फाइनल अकाउंट्स तैयार करना कितनी बड़ा कार्य है, जो कि कंप्यूटरों के द्वारा बहुत कम समय में संपन्न हो जाता है। तो ये लेखांकन में भी समय के साथ जितना डेवलपमेंट किया है, वो इंडस्ट्री की, बिजनेस की रिक्वायरमेंट के अनुसार। जब बिजनेस इंडस्ट्री बढ़ी तो लेखांकन ने भी अपना विकास किया। आज हम देखते हैं कि आप आज से 30 साल 40 साल पहले की एक कंपनी की ऑडिट, फाइनल ऑडिटेड रिपोर्ट देखोगे, और आज की जो रिपोर्ट होगी उसमें आपको बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन मिलेगा। तो ये डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट है। पहले ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, दैट्स ऑल, और नीचे कुछ भी नहीं। आज की बैलेंस शीट के बाद नीचे के जो फुट नोट्स होते हैं, नीचे की जो टिप्पणियां होती हैं, नीचे के जो शेड्यूल्स होते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। पूरे ट्रांजैक्शंस जो ऊपर दिए गए हैं, एक एक ट्रांजैक्शन का डिस्क्रिप्शन नीचे आता है, जिससे किसी के कंफ्यूजन नहीं रहे। कोई ये जानना चाहते कि सन्ड्री एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड है, नीचे बता देगा ये चीजें हमारी सन्ड्री एसेट्स में है। यानी खातों को पारदर्शी बनाने के लिए एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट हो गई कि भाई ऐसे प्रोविजंस बनाए गए हैं। अपना जो अभी एक इसमें आप और जोड़ सकते हैं कि ये जो एक नया जो डेवलपमेंट है, जो कि अभी 1915 के अंदर अपना अभी कहा कि भाई नए जो कंपनी अधिनियम आया, उस कंपनी अधिनियम के आने के बाद जो है वो और भी बहुत से कुछ चेंजेस किए गए हैं, और पर्टिकुलरली कंपनियों की किसी लेखों में गड़बड़ी नहीं हो, इसके लिए उन्होंने बहुत से प्रोविजन मैंडेटरी कर दिए गए हैं। और जो हिताधिकारी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, उनके लिए सूचनाएं उपयोगी हों, वो कंफ्यूज नहीं हों, कोई गबन की संभावना नहीं रहे, इसके लिए उनको अपने खातों में जो चीज़ें लिखनी होती हैं, उनको सबको डिस्क्रिप्टिव वो बताएंगे कि वो कहीं छुपी हुई कोई चीज़ नहीं रह जाए। तो वो नीचे फुटनोट्स के अंदर बहुत सी जानकारी उनको देनी पड़ती है। एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है खातों को पारदर्शी बनाने के लिए। तो ये सब चीज़ें आपको हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट के अंदर बतानी है। हमने कौटिल्य को लिया, हमने इसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, उसके बाद में 1913 में कंपनी नियम बना, फिर आगे कंपनी ने 1956 अपना बना था, उसके अंदर कंपनी एक्ट में भी ये सब चीज़ें हैं। लेकिन उससे पहले 1949 अपना डेवलपमेंट, अकाउंटिंग पर्टिकुलरली अपना अकाउंटिंग की बात करें तो 1913 में ऑडिटर कंप्लीशन कर दिया कि अंकेक्षण अनिवार्य हो गया लेखों का, तो 1913 के एडिशन में हो चुका था, इसलिए हमने 1956 को बीच में नहीं लड़े। लेकिन 1949 के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना होती है, 59 में कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना होती है, 77 में लेखा मानक मंडल की स्थापना होती है। इनका सबका कार्य जो था वो अकाउंटिंग को के डेवलपमेंट का वर्क था। ये सब चीज़ें आपको एक हिस्ट्री और डेवलपमेंट के रूप में बहुत आराम से आपको जल्दी से इन चीज़ों को पढ़ना है, देखना है और समझना है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम इतना ही देखते हैं। आगे की जो आपके सिलेबस के पॉइंट्स है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।
धन्यवाद।